बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने तकरीबन IMF को अल्लाह हाफिज कहकर साल 2023 और 24 के वफाकी बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वफाकी हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों की ख्वाहिश है कि अवामी फलाह के मंसूबों के साथ साथ ऐसे ऐलानात बजट में किए जाएं जिनसे उनका पॉलिटिकल कैपिटल आइंदा इंतखाबात में बढ़ सके। वफाकी हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातें इस बजट के जो तरक्याती प्रोग्राम है उसे 1100 अरब या उससे ऊपर ले जाने की ख्वाह हैं। ताहम वफाकी वजारत ख़जाना की जानिब से उन्हें बार बार बताया जा रहा है कि इसे 900 अरब रुपए तक महदूद रखना होगा। और वफाकी हुकूमत यह भी चाहती है कि जो भी ऐलानात किए जाए उसके मुतालिक IMF का ना सोचा जाए, लेकिन वजारत ख़जाना बार बार वफाकी हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातों को यह याद दहानी करवा रही है कि आज अगर आप कोई भी बजट वफाकी हुकूमत तैयार करती है IMF के जो गाइडलाइंस हैं उसके बगैर, तो आने वाली जो भी हुकूमत होगी या जो रियासत होगी उसे अगला जो IMF प्रोग्राम है वो लेने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त जो बजट के अहदाफ मुकर्रर किए जा रहे हैं 3.5 की तकरीबन ग्रोथ रखने की बात हो रही है। इसके साथ साथ बहुत अहम बात यह है कि जितने भी बजट के फिगर्स तय किए जा रहे हैं वो डॉलर के रेट को 290 पर रख के किए जा रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत में इजाफा होता है तो हुकूमत को दोबारा अपना बजट रिवाइज भी करना पड़ सकता है और मिनी बजट भी लाने पड़ सकते हैं। हुकूमत के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं, पॉलिटिकल लोग इस पर क्या सोचते हैं, इससे पहले हम बात करेंगे माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं खाकान हसन नजीब साहब। खाकान साहब, अगली जो भी हुकूमत की तैयारी है बजट के हवाले से, अब IMF से तकरीबन ऐसा लगता है कि जो $1 अरब की उम्मीद है वो तकरीबन ख़त्म हो चली है। वज़ीर आज़म के राब्तों के बावजूद कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हुई। IMF के बगैर बजट की तैयारी को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब देखें, एक तो बात यह है कि हमें याद रखना है कि IMF के बाद के बगैर इस वक्त पाकिस्तान का जो सस्टेनेबिलिटी है वो हमेशा चैलेंज्ड रहेगी। इससे मेरा मतलब क्या है, अगर आप देखिए तो आपने इंपोर्ट्स पे इतनी बड़ी कदगन लगाकर अगर इकोनॉमी को पूरा क्लॉग कर दिया है और IMF नहीं किया तो इससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा। आपके $4 अरब के जखायर हैं, आपने पिछले 14 से 18 माह में $14 अरब के जखायर जो हैं उनको ब्लीड किया है स्टेट बैंक के। $18 अरब पे खड़े हुए थे दिसंबर 2021 में। आज मैं आपसे $4 अरब पे बात कर रहा हूं। $3.7 अरब की पेमेंट है जून में। आप IMF के बगैर अपनी स्टेबिलिटी को शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में इंश्योर नहीं कर सकते। आई थिंक हुकूमत ने लास्ट डिच एफर्ट की है, वो नहीं हो रहा, बट मैं अब भी उम्मीद रखता हूं कि शायद 9th रिव्यू जो है वो हो जाए। अगर ये नहीं भी होता तो आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि 15 अगस्त के करीब अगर एक नया केयर टेकर सेटअप आ जाता है तो फिर आप कैसे हैंडल करेंगे फर्स्ट क्वार्टर को। एंड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो सीरियसली अंडर प्रेशर आ जाएंगे। रुपए पे प्रेशर रहेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। आपको एक और IMF का प्रोग्राम तैयार करना है। अगर ये प्रोग्राम है, मैं तो ये कहता हूं कि थोड़ी देर के लिए जब भी आप किसी अदारे से इंटरनेशनली बात करने जाते हैं, पहले ये देखिए कि आपके घर के लिए क्या चीज ठीक है। आपके घर के लिए क्या ये ठीक है कि आप 8% का बजट का खसारा 2022 में किए हुए हैं, आप फिर 7% का बजट का खसारा करेंगे 2023 में। क्या ये चीज ठीक है? क्या ऐसा ठीक है कि आपका टैक्स टू GDP रेशियो जो है वो इस वक्त FBR का 8.5% ऑफ GDP है। शाहिद साहब 2011 में भी ये 8.5% ही था। 2011 में भी आप टैक्स नहीं लेते थे रियल एस्टेट से, आप टैक्स नहीं लेते थे अपने रिटेलर से, आप टैक्स नहीं लेते थे होलसेलर से, आप टैक्स नहीं लेते थे जो एक चीज अगले माली साल के लिए मजमूई तौर पर 470 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज दी गई है। ये नए टैक्सेस वो होंगे जो ऑलरेडी टैक्सेस मौजूद हैं उसमें एडिशन होगी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल आइंदा माली साल GDP की ग्रोथ का हदफ 3.5% रख रही है। आपके ख्याल में वो उसे हासिल कर पाएगी? जब आप कह रहे हैं कि जून के बाद आपके पास पेमेंट्स के लिए पैसे नहीं होंगे, जून के बाद अगर IMF प्रोग्राम नहीं हुआ तो हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए, पाकिस्तान का जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है वो बढ़ा हुआ रहेगा जब तक कि आप एक सस्टेनेबल IMF प्रोग्राम में 3 से 4 साल के लिए चले नहीं जाते और आप डॉलर इनफ्लोज ना IMF से बल्कि बाकी अदारों से भी, मल्टीलैटरल से, कमर्शियल फंडिंग से, जो सऊदीया से आपकी $2 अरब की बात हुई है, जो आपकी UAE से $1 अरब की बात हुई है, और फिर सबसे बड़ी ऑफ कोर्स जो हमारा देरीना दोस्त जो हर वक्त मदद कर रहा है चाइना से, ये सब
फ्लोज इंश्योर नहीं होंगे, जब तक कि आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होगा, तब तक एक्सटर्नली स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये है पाकिस्तान का खाका। अब आप कह रहे हैं कि क्या आप नए टैक्सेस लगाएंगे? देखिए ना, इस वक्त तो मैंने आपको कई एरियाज बताए हैं जो अंडर टैक्स्ड हैं, और उनको टैक्स करें। आप कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी को टैक्स करें, आप अर्बन मूवेबल प्रॉपर्टी को टैक्स करें, आप टैक्स करें रिटेलर और होलसेलर को। मतलब आप, मेरा ख्याल है इस वक्त 48 अरब रुपया टोटल इनकम टैक्स में लेते हैं, 300 अरब रुपए का पोटेंशियल है इनसे। सो अगर आप इन एरियाज को टैक्स करेंगे और फिर प्रोविंसेस को कहें कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट करे, ये कैसे हो सकता है कि वो मेरा 20% ऑफ जीडीपी है और उससे मैं इनकम ही ना लूं, जबकि वीट की क्रॉप मेरी बम्पर आ रही हो मुल्क की, और मैं ये कह दूं कि मैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स तो रीजन में हाईएस्ट रखूंगा। खाकान साहब, ये जो एग्रीकल्चर टैक्स की आपने बात की है, इस पर आपसे ये सवाल करना चाहूंगा। ऐसा लगता है, एक तासुर है कि पाकिस्तान में किसान के नाम पर जो मुंतखब नुमाइंदे जमींदार बैठे हैं वो ये टैक्स लगाना नहीं चाहते, क्योंकि अक्सरियती जो जमींदार हैं वो वही लोग हैं जो इलाकों में सरदार हैं, चौधरी हैं, मलक हैं, वडेरे हैं, और वही अराकीन कौमी और सूबाई असेंबली हैं। तो वो अपना टैक्स देने को तैयार नहीं है। बाकी सबसे जब लेने की बात करते हैं तो फिर हर तबके से जवाब आता है कि हम टैक्स देने को तैयार नहीं है। उनको अब ये सोचना चाहिए कि 100 रुपए के डॉलर पे जो उनकी एसेट की वेल्थ थी, यानी कि जो वर्थ थी उनकी, वो 1/3 रह गई है डॉलर्स में, इसलिए कि हमने ना टैक्स किया इन एरियाज को, ना हमने वो पॉलिसीज एक्सपेंडिचर की। ये वक्त आ गया है कि हर इंसान इक्विटेबल टैक्स दे, जो उसका ड्यू है वो टैक्स दे। और सिर्फ बात एग्रीकल्चर, जाके बैंक में पैसे रखते हैं तो वो सिर्फ 15% आपको चार्ज होगा, डिविडेंड इनकम पे रखते हैं तो 15% चार्ज होगा। अब वक्त आ गया है कि आप क्लियरली प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे जाएं, यानी कि आपके मार्जिनल टैक्स रेट पर आपको 30% टैक्स करें। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इन लोगों को टैक्स नहीं करना, फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया इस मुल्क में। मैं समझता हूं कि अच्छा स्टेप था, पर उसके बाद आपने दुनिया भर में सुना है कि वेल्थ टैक्स जो मुशर्रफ साहब के जमाने में लगा था, हुकूमत दोबारा उसे किसी लेवी के नाम पे लगाने पर गौर कर रही है, इनकम टैक्स लेवी के नाम पे। जी, ये मैंने इसीलिए जिक्र किया कि जब आप सही टैक्सेस नहीं लगाते तो आपको गलत टैक्स दोबारा लगाने पड़ते हैं। मैं कभी भी वेल्थ टैक्स का हामी नहीं हूं, क्योंकि वो वेल्थ है शाहिद साहब जिसपे आपने इनकम टैक्स दे के आपने एक वेल्थ बनाई है, आपको उस पे टैक्स नहीं देना चाहिए। और आपको कौन सा टैक्स देना चाहिए? आपको इनहेरिटेंस टैक्स देना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि करोड़ रुपए की जो इनकम टैक्स दिए बगैर, जो इनहेरिटेंस टैक्स दिए बगैर जो प्रॉपर्टीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो ट्रांसफर हो रहे हैं। इसीलिए जो वेल्थ का जनरेशनल ट्रांसफर है, अमीर को अमीर रखे हुए है या ज्यादा अमीर किए जा रहा है, और इनइक्वालिटी का गैप कर रहे हैं। 6 महीने तक हम 9th रिव्यू नहीं कर सके। 9th रिव्यू ना होने की अगर एक बड़ी वजह देखते हैं, हमने पिछले 6-8 माह में जब ये 9th रिव्यू होना था, मुल्क में एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें नज़र नहीं आती थी। आपको नहीं लगता कि हमारे माशी फैसले हमारी सियासी फैसलों के नीचे दबे हुए हैं, और सियासी फैसलों के नतीजे में जो भी हम फैसले करते हैं हमारी मईशत सफ़र करती है? तो देखिए, एक तो ये बात है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शायद साहब हैज बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान्स हिस्ट्री ओवर द लास्ट 7 डेकेड्स। मतलब कोई वक्त ऐसा नहीं आया जबकि मैं अगर आपसे बात ना कर रहा हूं तो मैं ये ना कहूं आपको कि पॉलिटिकली एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, चाहे ट्रांसफर ऑफ पावर हो रही हो या हुकूमतें 3-3 साल में चेंज हो रही हो। एक चीज बड़ी एडेड है विद दैट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो है इलेक्टोरल प्रोसेस की अनसर्टनिटी। ये ड्राइव कर रही है इस वक्त, मेरा ख्याल है, जो मुल्क की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो उसको। पीपल आर नॉट श्योर कि इलेक्शंस जो हैं वो साइकिल कैसे चलेगा। जैसे आपने प्रोविंसेस 2 डिसॉल्व्ड असेंबलीज हैं पर वो चल रही हैं, अभी भी ये सर्टेनिटी नहीं है कि क्या अगस्त में ही एक केयर टेकर सेटअप आएगा या कोई ऐसे हालात ना पैदा। अच्छा खाकान साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि 4200 अरब का एफबीआर का तकरीबन कह रहे हैं कि शॉर्टफॉल है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो अगले बजट में हुकूमत तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ दे सकती है? क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं ऐसी देख रहा था जो रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया हैं जिन पर टैक्स तकरीबन 18% था, उसे बरकरार रखने की कोशिश की है। तो मेरा ख्याल है अगर हुकूमत इतने में भी काम कर ले तो कामयाब रहेगी आपके ख्याल में आम आदमी को रिलीफ देने में, बजाय बढ़ाने के?
सो इस दफा अगर आप देखें तो 7,000 उम्मीद हो सकती है कि यार मतलब क्या बेहतर हो सकता है उनकी। एक तो यह है कि मेरा ख्याल है कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एक खातिर खा आपको बढ़ा हुआ फिगर दिखाई देगा। 350 का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसको बेनजीर चाहिए या एहसास चाहिए प्रोग्राम। वो आई थिंक 500 550, मैं हूं तो 700 पे ले जाऊं उसको, इसलिए कि वो उन 10 मिलियन गरीब लोगों के पास जाता है, लो इनकम अर्नर्स वल्नरेबल के पास जाता है, खवातीन के पास जाता है जिनको अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स यानी बिल्कुल कि सही कह रहे हैं, बच्चों का दूध और खाना नहीं पूरा हो रहा, बिल्कुल ठीक कह उसको रहे हैं, बढ़ाइए। 50% फूड इन्फ्लेशन चल रही है, मैं तो उसको डबल कर दूं इस वक्त। सही। सो एक ये चीज होगी। दूसरी ये चीज होगी, पेंशन्स और वेजेस जो हैं उनमें एक रिस्पॉन्सिबल इजाफा कीजिए। मैं जी, उसको 15 से 20% समझता हूं, बट आई लीव इट तनख्वाहदार टू द तबके को कैसे रिलीफ दे सकते हैं 30 सेकंड में, अगर प्रिसाइज कीजिएगा तो फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। 15 से 20% आप अपनी जो तनख्वाहें पेंशन एंड वेजेस हैं उसको फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे बढ़वाएं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स फॉलो करेंगी और नियो टीवी भी जो है वो भी मजबूर हो जाएगा कि 15 से 20% बढ़ाए जब पब्लिक सेक्टर की तनख्वाहें बढ़ेंगी। और तीसरी जी, और तीसरी तीसरी चीज। चीज ये है कि जो मिनिमम वेज है वो 25,000 है। आई सही। थिंक इट्स नॉट फीजिबल एनी मोर कि हम 25,000 रखें, उसको 30 से 35,000 डिपेंडिंग कि आपका लेबर डिपार्टमेंट आपको क्या सजेस्ट करता है, उस पर ठीक है। एक अच्छी रिसर्च करके उसको इतना कर दीजिए। कुछ और प्रोग्राम दीजिए एग्रीकल्चर में, कुछ लैपटॉप, कुछ स्कीम्स, ताकि लोगों को एक उम्मीद सी बंधी रहे कि ये एक जो चीज है वो चल रही है बेहतरी उनके की लिए। तरफ जा रही है। खाकान हसन नजीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे सियासी लोगों से कि सियासी लोग बजट को कैसे देख रहे हैं, खासकर हुकूमत के इत्तेहादी, और चैलेंजेस क्या हैं, क्या वो इन चैलेंजेस को देख रहे हैं या सिर्फ एक पॉलिटिकल बजट देख के पॉलिटिकल कैपिटल बचाना चाहते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। माशी माहिरीन का यह मानना है कि पाकिस्तान में जब तक माशी फैसले सियासी फैसलों के जेर असर रहेंगे उस वक्त तक मईशत की बेहतरी के इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं। वफाकी बजट 2022 और 23 में वफाकी हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो ख्वाहिशात ऐसी हैं कि जैसे अगला इलेक्शन और पॉलिटिकल कैपिटल उनके लिए सबसे बड़ा है और उसी के लिए वो चाहती हैं कि 1100 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम हो, लेकिन वजारत ख़जाना उन्हें ये याद दिला रही है कि 900 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम रखा जा सकता है क्योंकि IMF की गाइडलाइंस मौजूद हैं और IMF हुकूमत को बार बार कह रही है कि टारगेटेड सब्सिडी दें, बड़ी सब्सिडीज़ ना दें, वरना आने वाला जो IMF प्रोग्राम है वो बहुत वैसे ही सख्त होगा क्योंकि नवा जायज़ा जो रवा प्रोग्राम का है वो मुकम्मल नहीं हो पाया और अब तकरीबन IMF से हमें ना हो चुकी है। सूबों को इस बजट में क्या कुछ मिलना है, उसमें सबसे ज़्यादा इस बार जो एलोकेशंस हैं वो फाटा के जो जमशुदा अजला हैं जिन्हें अब खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया, जो ओल्ड फाटा थे उनके लिए 55 अरब रुपए, जबकि आज़ाद कश्मीर और GB के लिए 54.4 अरब का बजट जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ है। पंजाब में 6.3 अरब रुपए के 16 मनसूबे, सिंध में 4 अरब रुपए के 7 मनसूबे और खैबर पख्तूनख्वा में 2.6 अरब रुपए के 8 मनसूबों को बजट तजावीज़ में शामिल किया जा रहा है। बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों के लिए 7.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा सैलाब से मुतासरा जो इलाके हैं उनको भी बजट में तरजीही तौर पर जो है शामिल किया गया है, उनकी स्कीमात को। इस सारी बजट की तैयारी के हवाले से इत्तेहादी जमातें क्या सोचती हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है और हुकूमत किस हद तक उस जिम्मेदारी को अदा कर रही है, इसके लिए बात करने के लिए जो डिस्टिंग्विश पैनल हमारे साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर बैरामन तंगी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं, अरशद वोरा साहब कराची से MKM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे साथ होंगे और राना एहसान अफजल साहब भी वीडियो लिंक पे हमारे साथ होंगे। अरशद वोरा साहब, कराची 60 to 70% जनरेट करता है पाकिस्तान की कुल इकॉनमी का। बजट के हवाले से हर दौर में हम देखते हैं कि आपके जब भी बजट आता है MKM की बड़ी डिमांड्स होती हैं, क्या कोई वफाकी हुकूमत उन्हें एड्रेस कर पाई, नहीं कर पाई, और मौजूदा हुकूमत से उम्मीदें क्या हैं MKM की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो आपने खुद अपने इंट्रो में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो कि हकीकत है और वही एक रियलिटी है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जो है वो एक तरह से इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो सका, क्योंकि हमने पॉलिटिक्स को इकोनॉमी से रिलेट कर दिया है। पॉलिटिक्स जो है वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, इकोनॉमी एक डिफरेंट सब्जेक्ट है।
हम पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमी के लिए। यही वजह है कि हमारा सबसे बड़ा फेलियर ये है। हम रियलिटीज पर अगर बात करें, हम जो है सिंसियरिटी से अगर काम करें तो अल्लाह ताला ने इस मुल्क को इतना कुछ दिया हुआ है। देखें, यहाँ पर इस वक्त आप दुनिया में 16वें नंबर पर एग्रो बेस्ड कंट्री हैं, दुनिया में 16वें नंबर पर 54 मिलियन एकड़ आपकी लैंड, लेकिन हम एग्रीकल्चर टैक्स सूबाई हुकूमतों को लगाने को हमारी तैयार नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे टैक्सेशन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इसको प्रमोट करके इतना कुछ इससे अचीव कर सकते हैं कि आपकी इनकम जनरेशन इससे इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो आपको फिर आप इसको एक्सपोर्ट की तरफ ले जाएंगे। एक तरफ आपकी मैन पावर, आपकी ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी, दूसरा आपका जो है एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री भी अगर आप देखें तो वो भी आपकी एग्रो बेस्ड है। अगर आप देखें तो आपका टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है आज भी 60% के करीब आपका टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है। लेकिन हम सुनते चले आ रहे हैं, पिछली कई दिहाइयों से सुनते चले आ रहे हैं कि वैल्यू एडिशन का मतलब अनफॉर्चुनेटली हम समझ ही नहीं सके। जो भी हुकूमत आती है वो अपने हिसाब से अपनी सियासत को देखते हुए, अपने वोट बैंक को देखते हुए, अपने वोट बैंक को जो है सर्व करने के चक्कर में वो जो है मईशत की ऐसी तैसी। अर्शद भाई, बेसिकली आपका ताल्लुक कराची से, एमकेएम कराची के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। कराची बहुत बड़ी तादाद जो है वो आवाम की वो है जो तनख्वाहदार तबका है, मतलब वहाँ पे कोई ज़मींदारी नहीं है। कुछ दीगर बिजनेसेस ज़रूर हैं लेकिन कोई ऐसी ह्यूज इकॉनमी कराची की जो है, मेरा ख्याल है अगर तनख्वाह पे चलती है तो सैलरीड क्लास लोगों के लिए, कराची के लोगों के लिए एमकेएम को कोई रिलीफ मिल रहा है इस बजट में? हुकूमत दे रही है, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं। देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा नजर नहीं आता कि हुकूमत इस पोजीशन में है कि कोई ऐसा रिलीफ इस पैकेज में दे। सही। और अगर कोई दिया भी तो मैं ये समझता हूं कि वो एक सूडो रिलीफ होगा, वो रियलिटी पे बेस्ड नहीं होगा और वो फिर जाके जो है आपको बैकफायर करेगा। अभी अगर इन्होंने कोई चीज दी, और आपको पता है ट्रेडिशनली हमारे यहाँ होता रहा है, पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए कागजात कुछ रखे जाते हैं और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो है वो 3-4 महीने बाद उसका इम्पैक्ट आता है। बजट में आप एक दफा प्राइसेस किसी चीज की कोई करते हैं, जब तक बजट एंड होता है तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे सिचुएशन चेंज हो चुकी होती है। सेनेटर बैरामन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद है। बैरामन साहब, केपीके से आपका ताल्लुक है और फाटा के लिए सबसे ज्यादा एलोकेशंस हो रही हैं, केपीके के लिए ओवरऑल एक अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और आवाम का नारा देने वाली जमात क्या उम्मीदें देगी अपने कारकुनान को, अपनी आवाम को, और वफाकी हुकूमत से कोई रिलीफ ले रही है बहैसियत इत्तेहादी जमात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आई थिंक कि इंट्रो में जो आपने बात की है कि सियासी फैसले अगर मईशत के साथ आप लिंक करते हैं तो इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, तो मैं इसका जवाब आपको 1 मिनट अगर आप मुझे दे दें, मैं इसका जवाब देता हूँ, फिर आता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी जो फैसले की है माशी तौर पे वो सियासी नहीं की है। मैं 2 मिसालें आपको देता हूँ। नंबर 1 ये है कि जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर फार्म्स तकसीम करते थे और आपको याद है कि 2008 से 13 तक जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो तमाम एमएनएस को बराबरी की बुनियाद पे ये फार्म तकसीम किए थे। उसमें ये नहीं था कि ये मुस्लिम लीग नून का एमएनए है, एमकेएम का एमएनए है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, इसलिए कि प्रोग्राम पाकिस्तान के गरीब अवाम का था और वो नुमाइंदे थे। मैं आता हूँ आपकी तरफ, फिर मैं आता हूँ कि गिलानी साहब ने जो डेवलपमेंटल फंड तकसीम किए थे, आपको याद है और ये रिकॉर्ड पे है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए को जितना फंड मिलता था वो तमाम एमएनएस को मिलते थे। तो ये वो सवाल जवाब है। बाकी आता हूँ मैं बजट पे कि क्या रिलीफ आवाम को मिल रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा जरूर है पहले दिन से लेकर आज तक, और पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई है पाकिस्तान के गरीब अवाम की खिदमत पे। आप अगर ट्राइबल एरिया को आज देख ली या आप खैबर पख्तूनख्वा के गरीब अवाम को देख लिया, इस बजट में उनको रिलीफ देना, जैसे अभी प्रोग्राम से पहले मेरे भाई ने कहा कि सस्टेनेबल रिलीफ, तो सस्टेनेबल रिलीफ उस वक्त आप दे सकते अवाम को जब आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो,
और जब आपकी इकोनॉमी उस वक्त स्टेबल हो सकती है जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली फॉर द लास्ट 1.5 years आप इमरान और उसकी जुमात को देख ली कि उसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ कोशिश ये की कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, और ये इसलिए ये वो लीडर करते हैं जब उसका पॉलिटिकल विजन ना हो। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं, खाकान हसन नजीब साहब माहिर मईशत है, हमारे साथ थे थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में, उन्होंने कहा अगर मैं ये बजट तैयार कर रहा हूँ तो IMF बात करती है टारगेटेड सब्सिडी की, मैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट है उसे दुगना कर दूं, क्योंकि वो उन लोगों के पास जाता है जो हकीकी तौर पे ज़रूरतमंद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब ये शुरू किया था तो हमारा टारगेट था कि अगर 2013 में हमें हुकूमत मिल जाती तो हम 2000 या 3000 से 10,000 पे हम ले जाएंगे, और उस अम्ब्रेला के नीचे वसीले रोज़गार, वसीले हक, वसीले तालीम, वसीले सेहत, ये प्रोग्राम शुरू किया था जो बाद में इंसाफ कार्ड और मुख्तलिफ नामों से इंट्रोड्यूस करवाने की नाकाम कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बजट में जो हालात भी ठीक नहीं है, इकॉनमी स्टेबल भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्राइबल एरिया के लिए, गरीब आवाम के लिए, जिन लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के साथ वो जम करके। बहरमन तंगी साहब, आपने MNA फंड की, गिलानी साहब की बात की, उसूलों के तौर पर और कानूनी तौर पे ये MNA और MPA फंड आपका काम ही नहीं है। मुंतखब नुमाइंदों का, चाहे वो ऐवान बाला में बैठे हैं, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों में, इनका काम लेजिस्लेशन करना है। ये जो डेवलपमेंट के काम है, ये लोकल बॉडीज़ के काम है, जिनको करवाने को कोई भी सियासी जमात, जो सियासत की असास है डेवलपमेंट बॉडी, डेवलपमेंट करना लोकल बॉडीज़, उसको वो इलेक्शन नहीं करवाते। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ हैं। राना साहब, आपकी हुकूमत बात करती है मुल्क को माशी क्राइसिस से निकालने की, हुकूमत आने पर एक किफ़ायत शुआरी कमेटी बनाई गई, कुछ वज़रा ने गाड़ियाँ वापस कर दी, और अब 20 अरब रुपए मजीद आपने ऐड किए हैं करंट बजट में MNAs के फंड्स के लिए, जो अब तकरीबन 111 अरब के तकरीबन करीब पहुंच जाएगा ये MNA फंड। तो ये कैसी किफ़ायत शुआरी है जिसमें MNA को रिलीफ दिया जा रहा है अगले इलेक्शन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, MNA को तो रिलीफ नहीं दिया जा रहा, ये भी अवाम के ऊपर ही पैसा लगेगा। लेकिन मैं इस चीज से एग्री करूंगा कि जो नेशनल PSDP होता है, उसका काम जो है वो हल्के गली मोहल्लों के डेवलपमेंट के ऊपर फंड्स लगना नहीं होता। वो नेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए वो जो है उसको जो है वो दिया जाता है और उसके लिए एलोकेट होता है, वो कि जो नेशनल लेवल के जो प्रोजेक्ट होते हैं। तो मैं एग्री करूंगा, लेकिन क्योंकि ये कोalition गवर्नमेंट है और जो मामलात हैं वो, लेकिन मैं समझता हूं कि अगली दफा इस तरह नहीं होगा जो ये अभी हो गया एक तरीके से। लेकिन देखिए, ये जो बजट है ये एक मुश्किल बजट है। ये हमारी आवाम को पहले तो हकायक पता होने चाहिए कि इसके अंदर हमारा जो टैक्स कलेक्शन है इस साल भी टारगेट मीट करना थोड़ा सा उसमें गैप आया है, बल्कि उसको मीट करना मुश्किल रहा है। उसकी वजह ये कि आप राना साहब जो MNAs को आप फंड दे रहे हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक तालीमी इदारों और जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनके लिए जो एलोकेटेड फंड्स थे उनमें से कटौती करके या उनमें से कमी करके आप लोग MNAs को दे रहे हैं। तो सीधा सीधा कहें ना, 2023 और 24 का बजट जो है वो आप अपने पॉलिटिकल कैपिटल को बचाने के लिए बना रहे हैं। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कम तरक्की याफ्ता इलाकों में जो पैसे लगने हैं वो लगें या ना लगें, बच्चों की तालीम पे जो पैसे लगने हैं लगें या ना लगें। सिर्फ ये ज़रूरी है कि बहरमन तंगी साहब अपने इलाके में जाके इलेक्शन जीते हैं, अरशद वोरा साहब कराची से और आप पंजाब से। नहीं, देखिए, मैंने तो आपको इस पे अपना ओपिनियन दे दिया, लेकिन ये जो फंड्स लगेंगे ये भी जो MNAs हैं वो बैकवर्ड इलाके के MNAs हैं, उनको भी मिलेंगे। वो उन बैकवर्ड एरियाज की जो है अवाम की मंशा के मुताबिक जो है वो उनकी डिमांड्स के मुताबिक लगाएंगे फंड्स अपने हलकों में। लेकिन मैंने आपको अपना ओपिनियन दे दिया कि मैं समझता हूँ कि PSDP के जो फंड्स हैं वो नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगने चाहिए हैं और इस तरह MNAs के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। मैंने आपको ये ओपिनियन दे दिया, लेकिन ये कहना कि ये वो कोई किसी की जेब में जाएंगे, ये भी अवाम पे ही लगेंगे। लेकिन बेहतर होता कि ये PSDP में ही रहते हैं और वहां नेशनल लेवल के आपका पॉइंट अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन फिर हम देखते हैं यही पैसे किसी पापड़ वाले से भी बरामद हो रहे होते हैं। राना साहब, आप और तीनों मेहमान मेरे साथ हैं। लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं और आप तीनों मेहमानों के सामने ये सवाल रखेंगे कि तनख्वाहदार तबके को क्या रिलीफ आपकी हुकूमत दे सकती है या नहीं दे सकती। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में तीनों सियासी मेहमानों के सामने ये सवाल रखेंगे
कि आम आदमी को इस बजट में कोई रिलीफ मिल सकता है या नहीं? अरशद वोरा साहब, आपको क्या लगता है, सैलरीड क्लास आदमी को कोई सपोर्ट मिल सकती है गवर्नमेंट से या कोई उम्मीद ना रखें? बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन, मैं आपने दो पार्टिसिपेंट से जो एमएनएस के फंड्स की बात की, आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट। ओके, एमक्यूएम का कभी ये क्राइटेरिया नहीं रहा है कि एमक्यूएम जो है वो एमएनएस के लिए फंड्स मांगे, एमएनएस के लिए फंड्स ले। ये ट्रेडिशनली सिस्टम चला रहा है और एमक्यूएम एज ए पॉलिसी इसकी सबसे बड़ी मुखालिफ रही है। 18वीं तरमीम के लिए एमक्यूएम ने जिस हद तक जाकर अपनी डिमांड की है कि ये फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के थ्रू जो है यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को मिले। कराची की अगर 300 प्लस यूनियन काउंसिल्स हैं तो उसके यूनियन काउंसिल्स के लोग जिम्मेदार हो अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, जहां पर के एक आम आदमी की अप्रोच इजी हो सकती है। बिल्कुल, तो एमक्यूएम की तो एज ए पॉलिसी ही हमेशा एमक्यूएम की ये पॉलिसी हमेशा काबिले सताइश है। ये बताइएगा कि आम आदमी को रिलीफ जो है ना इस बजट में, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आम आदमी को रिलीफ जो है ये इस वक्त रिलीफ देना बहुत मुश्किल है। जो मुल्क के इस वक्त के हालात कराची के लिए अरशद भाई, कराची के लिए कोई बड़ी डिमांड एमक्यूएम की जानिब से, जैसे राना साहब कह रहे थे कि नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बड़ी स्कीमात की बात होनी चाहिए, एमक्यूएम का कोई ऐसा मुतालबा कराची या हैदराबाद या इवन सिंध के लिए भी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बजाय आप अगर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को ही जो है उनको काम करने का मौका दे दें, उनको प्रॉपर। कराची की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पानी है, पानी कराची को आप देते नहीं है। आपको सो कर याद आता है कराची को, अगर आप जब तक आप कराची की इंडस्ट्री को जो है मौका फराम नहीं करेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, तो जब तक कराची के लोग परेशान रहेंगे। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। आज तक कराची में ट्रांसपोर्टेशन उस हद तक नहीं गई है जिस तरह की के पंजाब में या केपीके में पहले शुरू हुई है और यहाँ अब शुरू हुई है। कराची का ये पॉइंट आपका बिल्कुल, कराची का 200 अरब रुपया तो सिर्फ जो है सिंध रेवेन्यू बोर्ड ले जाता है। बिल्कुल 200 अरब रुपया प्लस, उसमें से अरशद भाई एक छोटा सा 20 अरब रुपए भी कराची पे खर्च एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। बैरामन तंगी साहब को, बैरामन तंगी साहब को मैं समझता हूं कि बैरामन तंगी साहब को 1 मिनट मैंने देना है, 2 मिनट, और उसके बाद राना एहसान अफजल से भी बात करनी है। बैरामन साहब, कराची के हवाले से एमक्यूएम की वाकई बातें ठीक हैं कि जो चीजें होनी चाहिए, अच्छी तजवीज़ उन्होंने दी कि बजाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के मौजूदा इंडस्ट्री को चलने के लिए, पनपने के लिए मौका दें और उन्हें मौके फराम करें। आम आदमी को रिलीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके दे सकेगी वफाकी हुकूमत से, या जैसे अरशद वोरा साहब ने कहा इस वक्त रिलीफ मुमकिन नहीं है? आप एग्री नहीं, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा, अगर आप देख लें तो 1988 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो शहीद बीबी ने सबसे बड़ा पैकेज कराची के लिए दिया था। ठीक है। और ये इसलिए कि कराची से हमारी जनरेशन है, सही, तकरीबन 65-70% जब हम हर कराची से जनरेट करते हैं तो लेकिन कराची पिछले 10-12 सालों में नजरअंदाज भी पीपल्स पार्टी ने कराची को पूरी तरह किया, ये माने। देखिए, दो बातें हैं। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब बार बार कह रहे कि एक पार्टी का काम नहीं है, सब मिलकर हमने इस मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। इसी तरह हम कहते हैं कि कराची में पूरी पाकिस्तान आम आदमी को रिलीफ कैसे, आम आदमी को रिलीफ कैसे देंगे इस बजट में, या नहीं देंगे? जैसे अरशद साहब ने कहा, क्या हकायक नहीं कहते कि हम रिलीफ दे सकते? देखिए, मैं राना साहब और इनके वी आर द पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट। यस, यू ऑल। हमारी मॉरल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी है कि इस बजट में न सिर्फ कराची अवाम को बल्कि पाकिस्तान के उस जनरल मासेस को हम दे दे कि वो इस वक्त देना मुमकिन है, हाँ या नहीं? मुमकिन है। सही, अगर कैसे? हाँ, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त जो लास्ट 20 डेज में हमने पेट्रोल में तकरीबन 20 रुपीज, हमने डीजल में 35 रुपीज, और इसी तरह रमजान डॉलर की कीमत आपने कम की है आर्टिफिशियल, और नहीं आर्टिफिशियल नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आज 5 रुपए अगर महंगा हो गया तो ये कैसे आर्टिफिशियल है, ये मैं आपको बता दूं। और फिर रमजान में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में बेशक बदमजगी हो चुकी है, कुछ कैजुअलिटीज भी चुकी है, लेकिन ये कभी नहीं सुना है आपने कि किसी के घर का दरवाजे पर दस्तक देके उनको मौत पाटा राना साहब को तो ये चीजें हैं, समझते हैं कि रिलीफ दे सकते हैं, अरशद साहब समझते हैं कि इन हालात भी चाहिए। चलें, आप समझते हैं, अरशद वोरा साहब समझते हैं कि इन हालात में रिलीफ आम आदमी को देना बड़ा मुश्किल फैसला होगा। राना एहसान अफजल साहब, जितने भी बजट के अदाद शुमार आपके लोग तैयार कर रहे हैं,
जो भी जिन्हें मैं अल्फाज या जिसे कहते हैं फिगर्स का गोरख धंधा कहता हूं, आपने 290 जो डॉलर का रेट है उस पर सारी चीजें सेट की हैं। यहां जून तक तो कहा जा रहा है कि आपने जो फैसले लिए हैं डॉलर के हवाले से वो जून तक तो किसी तरीके से आप मेंटेन कर लेंगे, लेकिन आफ्टर 30 जून जब डॉलर दोबारा शूट करेगा तो फिर आप अगले दूसरे तीसरे महीने में जो भी हुकूमत आएगी या केयरटेकर होगी उन्हें मिनी बजट के लिए जाना पड़ेगा। देखिए, पहले मैं रिलीफ पे बात कर लेता हूं, फिर इस सवाल के जवाब भी दे देता हूं। देखिए, रिलीफ तो हमेशा पीडीएम हो या पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, हमेशा आवाम को दी है। सैलाब आए, बदतरीन इकोनॉमिक सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी 70 अरब रुपए जो है सिर्फ BISP से डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अभी रमजान में सस्ता आटा दिया गया। अभी जो डायरेक्ट रिलीफ जो मिलेगा उसमें पेंशन में इंक्रीज मुतवक्के है, नॉर्मल से ज्यादा कितने फीसद बढ़ा रहे हैं तनख्वाहें और पेंशन? देखिए, ये फाइनल अभी होना है। 2-3 प्रपोजल्स हैं। सैलरी भी बढ़ेगी, उसमें 2-3 प्रपोजल हैं। 20% का भी है, 30% का भी है। क्या चीज फाइनल होती है ये तो अब बजट में अब जब अब अनाउंस होगा तो उसमें उससे चंद दिन पहले जो है वो फाइनल होगी। तो प्रपोजल्स हैं, इसमें उनकी मिनिमम वेजेस ओवरऑल इंक्रीज करने की हदायत दी जाएगी और जो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा। लेकिन देखिए, जो आपने सवाल पूछा कि ये 290 पे हम बेस कर रहे हैं और आगे कोई हम ऐसी कोई, देखिए हमने तो अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट या पॉलिटिकल कैपिटल को नहीं देखा। आज भी PDL जो है वो IMF के मुआहदे के मुताबिक हम चार्ज कर रहे हैं, उसमें कमी नहीं वाकई हमने की। तो हम तो आज भी जब बजट भी बना रहे हैं तो उनसे डेटा भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इस मुल्क को इस अगले फाइनेंशियल ईयर में एक 24वें IMF प्रोग्राम में जाना है, ये लाजमी है। तो उसके लिहाज से हम तो ऐसा बजट दे रहे हैं कि अगली हुकूमत जब आए तो उसको उस तरह की तकलीफ ना उठानी पड़े जिस तरह की हमें उठानी पड़ी। जब इमरान खान ने बिजली सस्ती कर दी, पेट्रोल सस्ता, जो कि एक लॉलीपॉप था आवाम को, लेकिन आपने माशी खाई में पाकिस्तान को फेंक दिया और आपने जो एक मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट पैदा किया इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ, वो आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। राना साहब, ये कैसे, राना साहब एक सवाल का शॉर्टली जवाब दीजिएगा, ये कैसे मुमकिन है कि आप अपने वोटर सपोर्टर और पाकिस्तान के आम आदमी को भी मुतमईन करें और IMF को भी मुतमईन करें? ये मौजूदा माशी हालात में अचंभे की सी बात लगती है। नहीं, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, आप ठीक दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जितनी मैक्सिमम गुंजाइश निकल सकी इस फ्रेमवर्क में रहते हुए, वो हम उसका जो बेनिफिट है वो मुतासिर तरीन तबके को देंगे। और अगर जाहिर सी बात है हमें टैक्स कलेक्शन को भी बढ़ाना है, बहुत सारे इश्यूज हैं, ये आसान बजट नहीं है, मैं फिर रिपीट करूंगा, बहुत मुश्किल बजट है। जो मार्कअप रेट्स और जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वही एक फुलादी पहाड़ की तरह वो खड़ी हुई है। तो लेकिन फिर भी जो बोझ है वो उन पर डाला जाएगा। जिस तरीके से हम दरामदात और बरामदात को आर्टिफिशियली डॉलर की कीमत की तरह मैनेज कर रहे हैं और कंट्रोल करके चला रहे हैं, प्रोडक्शन जो हमारी है वो तकरीबन 25% इंडस्ट्रीज की गिर चुकी है, ऐसी सूरत हाल में आगे GDP के जो आपके अहदाफ हैं वो आप हासिल कर सकेंगे? देखिए, पहले तो आपने जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है, वो आपके रिजर्व्स का है और आपके डॉलर की लिक्विडिटी क्राइसिस का है। तो बेशक हमने जो मेजर्स लिए उससे ग्रोथ रेट कम हुआ, लेकिन अगर हम ना लेते तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता और बदतर हालात होते। तो हमने वो दवाई दी जो कि कड़वी थी, लेकिन लेना जो है वो इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं था। तो अभी भी देखिए हम इस चीज को मैनेज करेंगे। जाहिर सी बात है हम एक हवाई बजट तो नहीं देंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है करंट अकाउंट की, अगर डेफिसिट, तो जाहिर सी बात है आपको ग्रोथ चाहिए। अच्छा, तो आपका एक डेफिसिट। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। अरशद वोरा साहब, आपकी तरफ आता हूं और चाहूंगा कि लास्ट मिनट है मेरे पास, 30 सेकंड्स में मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आपके ख्याल में ये पॉलिटिकल बजट होगा या एक बैलेंस्ड बजट होगा? 30 सेकंड्स। नहीं, मैं देखें, अब बात ये, अभी आपने सिंपली एक बात कही थी, बजट जो है वो मुल्क के हालात को देखते हुए, मुल्क की तरक्की के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको देखते हुए रियलिटी बेस्ड अगर बजट बनाएंगे जिसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होगी और
वो चाहे सख्त बजट हो चाहे इजी बजट हो, लेकिन एक दफा आपको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। आप रियलिटीज पे जाएंगे और आप अपनी पॉलिटिक्स को उससे डिटैच कर देंगे, तो फिर इसी तरीके से पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। ठीक है, बहरामंद तंगी साहब 30 सेकंड्स क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मैं एग्री करेंगे अरशद साहब? मैं बिल्कुल एग्री भी करता हूँ और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि 1 साल और 2-3 महीनों में इस हुकूमत ने जो फैसले किए वो सियासी फैसले नहीं थे, सही, इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए उसने फॉर द लॉन्ग रन और फ्यूचर। चलें, ठीक है। राना साहब, आपके दोनों इत्तेहादी जो है वो हकायक को तस्लीम भी कर रहे हैं, आपकी मजबूरियों को भी समझ रहे हैं, तो आपके पास अब क्या बेस्ट ऑप्शन होगा? जब इत्तेहादी इतने फ्रेंडली हैं आपके साथ, तो मेरा ख्याल है कोई बेहतर सूरत हाल निकल सकेगी अगले 3-4 रोज में। देखिए, बिल्कुल हमने तो जिस तरह बहरामंद तंगी साहब कह रहे हैं, हमने सियासी फैसले नहीं किए, हमने तो अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को बिल्कुल कता नजर हमने वहां लूज किया है, लेकिन हमने मुल्क के मफाद में फैसले लिए, सही, हमने मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखते हुए फैसले लिए और आगे भी हम तो देखें वजीर आजम ने राना एहसान अफजल साहब, आपका, बहरामंद तंगी साहब, आपका, अरशद वोरा साहब, आपका तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन प्रोग्राम की क्लोजिंग पर जाने से पहले आपके सामने कुछ एदाद शुमार रखने, और उस एदाद शुमार से पहले $1 मिलियन क्वेश्चन हर बार बजट की तैयारी में होता है कि दिफाई बजट कितना होगा। यही सवाल हमारे नुमाइंदे जावेद नूर ने कौमी असम्बली की राहदारियों में ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा, सुनिए जवाब। व्यू हो रहा है, कोई इसके ऊपर कोई फाइनल बात नहीं हुई, लेकिन मैक्सिमम कोशिश की जा रही है कि टारगेटेड सब्सिडीज़ जो है ना वो आवाम को दी जाएँ, खुसूसन उन तबकात को जो महंगाई के से सबसे ज़्यादा मुतासर। इसमें तमाम शोबों में जो है वो ऑस्टेरिटी का जो है वो स्पिरिट है इस वक्त के, कम से कम पैसा, और जो मुख्तलिफ ज़राए या इनडायरेक्टली भी सब्सिडी दी जा रही हैं उनको भी जो है टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, ताकि लोगों को बगैर किसी रोक टोक के उनको डायरेक्टली कैश अवेलेबल हो, ताकि वो अपनी मर्जी से। नाजरीन, दुश्मन का बढ़ता हुआ दिफाई बजट हमेशा अफवाज पाकिस्तान के लिए चैलेंज रहा है और हमेशा अफवाज पाकिस्तान को इसी दिफाई बजट के मामले पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया है। GDP ग्रोथ का 2% कुल जो है हमारा दिफाई बजट है। हिंदुस्तान का दिफाई बजट जो है $76 बिलियन, जबकि पाकिस्तान का दिफाई बजट $11 बिलियन है। भारत पाकिस्तान की निस्बत एक फौजी पर सालाना 4 गुना ज्यादा खर्च करता है। पाकिस्तान अपने एक फौजी पर सालाना $13,400 खर्च करता है। इंडिया $42,000 खर्च करता है। अमेरिका तकरीबन $92,000। ईरान, जिसकी इकॉनमी बहुत डिस्टर्ब्ड है, वो भी $23,000 अपने एक फौजी पर खर्च करता है। इसके अलावा सऊदी अरब जो है तकरीबन $3,71,000 खर्च करता है। ये कुछ एदाद शुमार हैं और तकरीबन 2020 से जो है फौज ने जो अपना बजट है उसे कंट्रोल किया हुआ है, रिस्ट्रेंट किया हुआ है। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।